अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेबल एंजाइना को। स्टेबल एंजाइना का जो दूसरा नाम है वो, इसको हम जो है वो एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं और जो है टिपिकल एंजाइना भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या कहा कि जो है स्टेबल एंजाइना के बारे में जो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि रेस्ट के ऊपर इसकी पेन नहीं होती, एक्सर्शन पे इसकी पेन होती है। सबसे मेन जो इसका है। अब होगा क्या कि जो है इसकी में इसमें वही मतलब कि एक या एक से ज़्यादा कोरोनरी आर्टरीज़ जो है ना, अगर उनका इस्कीमिया हो जाए एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से, तो उसकी वजह से ये पेन जो है वो शुरू होती है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? सबस्टर्नल चेस्ट पेन होती है 5 से 15 मिनट की, और रेस्ट के साथ ये रिलीव हो जाएगी। या नाइट्रेट्स पेशेंट लेगा, सबलिंगुअल कहेगा ज़ुबान के नीचे गोली लगता हूँ तो ठीक हो जाती है, रेस्ट पे ठीक हो जाती है। लेकिन जैसे ही कोई काम करना शुरू करता हूँ, खाना खाता हूँ बहुत ज़्यादा, या फिर ठंड ठंड में चला जाता हूँ या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता हूँ, तो फिर ये पेन शुरू हो जाती है। ठीक है, और जी रेडिएट उसी तरह कैरी होगी जॉ में, नेक में, आर्म में। एसोसिएटेड किसके साथ होगी? नोज़िया, वॉमिटिंग के साथ, स्वेटिंग के साथ, लाइट हेडेडनेस के साथ। ठीक है, मोस्ट इंफीरियर वॉल में अगर होना फिर ये मसला होता है। अच्छा, फिर हमारा होता है एटिपिकल पेन। एक होती है एटिपिकल पेन, जो होती है वो रेस्ट पे होती है और नॉट रिलीव्ड बाय रेस्ट होती है, और उसका कोई पैटर्न टू एक्सर्शन नहीं होता, उसको हम कहते हैं एटिपिकल पेन। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हम जो है वो टिपिकल लिखते हैं साथ के, ये टिपिकल चेस्ट पेन है या एटिपिकल चेस्ट पेन है। तो एटिपिकल क्या होगी? जिसकी एक्सर्शन और रेस्ट से कोई मतलब एसोसिएशन नहीं होगी। पेशेंट कहेगा मुझे नहीं पता, इसके साथ कोई एसोसिएशन नहीं है। ठीक है, तो उसको कहेंगे एटिपिकल। और जब हम फिज़िकल एग्ज़ाम करेंगे तो वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, मतलब उसकी जो है वो S4 साउंड आ रही होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट था साइड पे लिखा हुआ। अच्छा, इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको शुरू में जो है जनरल इन्वेस्टिगेशन बताई थी ना, वो आप हर जगह लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं? मतलब इसमें हम थोड़ी सी डिटेल भी देखेंगे MCQs के लिए या आपके कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन सारी हर जगह जो इन्वेस्टिगेशन है वो सेम है। क्या है? ECG है, इकोकार्डियोग्राफी है, कार्डियक कैथेटराइजेशन है, कार्डियो बायोमार्कर्स हैं, एंजियोग्राफी है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी, आपकी चेस्ट एक्सरे है। ठीक हो गया। तो देखें, सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ रेस्टिंग ECG। रेस्टिंग ECG क्या होती है? इट इज़ द बेस्ट इनिशियल टेस्ट। जैसे आपके पास कोई भी हार्ट पेशेंट आएगा, कोई भी चेस्ट पेन के साथ आएगा, आपको नहीं पता ये चेस्ट पेन कौन सी है, ये कार्डिक ओरिजिन की है, ये ईसोफेगस की है, ट्रैकिया की है, किसी भी चेस्ट पेन के साथ पेशेंट आता है, आपने सबसे पहले जो बेस्ट इनिशियल टेस्ट आपने परफॉर्म करना है, डेट इज़ रेस्टिंग ECG। ठीक है, रेस्टिंग ECG मीन्स के पेशेंट को आपने कोई एक्सर्शन नहीं करवानी, आपने जैसे उसको लटाना है, ECG लीड्स लगानी है और फिर आपने उसकी ECG ले लेनी है। इट इज़ अ बेस्ट इनिशियल टेस्ट। अच्छा जी, अब क्या है कि अगर तो मायोकार्डियल इस्कीमिया होगा तो आपको ECG के ऊपर क्या नज़र आएगा? ST डिप्रेशन नज़र आएगी। ठीक है, ST डिप्रेशन नज़र आएगी और T वेव इन्वर्जन नज़र आएगी। ठीक है, जो स्टेबल एंजाइना के पेशेंट्स होते हैं उसमें मोस्टली आपको ECG नॉर्मल मिलती है, ये भी हो सकता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर तो इस्कीमिया होगा तो ST डिप्रेशन होगी, अगर इन्फाक्शन होगा तो ST एलिवेशन होगी। ठीक है, ये एक मतलब चीज़ है। इन्फाक्शन है तो ST एलिवेशन आपको मिलेगी। ठीक है, इस्कीमिया में आपको ST डिप्रेशन और T वेव इन्वर्जन मिलेगी। डेट विल सजेस्ट कि इसको जो है ना, क्या है, कोई ना कोई मसला है दिल का। ठीक है, देन इज़ एक्सरसाइज ECG। इसके नाम से आपको क्या पता चल रहा है? एक्सरसाइज ECG से यही पता चल रहा है ना कि पेशेंट को रेस्ट पे हमने उसकी ECG नहीं लेनी, हमने उसको कहना है चलो दौड़ो, दौड़ो नहीं मतलब ट्रेडमिल के ऊपर उसको चढ़ा देना। ट्रेडमिल की तरह की मशीन होती है, उसको हमने जितनी भी स्पीड रख के उसकी जो है ना, मतलब उसको भगाना है, थोड़ा बहुत एक्सर्शन करवानी है और फिर हमने उसकी ECG ट्रेस करनी है। ठीक है, तो इसको हम एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट भी कहते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, बिफ़ोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज जो है ट्रेडमिल पे हम उसकी ECG लेते हैं। ठीक है, फिर पेशेंट जो है अगर उसका पॉजिटिव स्ट्रेस टेस्ट आ जाता है, फिर उसकी हम कार्डियक कैथेटराइजेशन कर देते हैं। कार्डियक कैथेटराइजेशन जो है ये हम करते हैं जब 3 वेसल डिजीज़ हो,
या लेफ़्ट मेन जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है उसमें अगर इन्वॉल्वमेंट होना, तो फिर हमारी कार्डियक कैथेटराइजेशन होती है। ठीक है। और अगर हमारी जो है वो मैंने साइड्स पे थोड़ी चीज़ें लिखी हैं, वो मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ कि अगर 2 वेसल डिजीज़ है ना, ये 1 और 2 वेसल डिजीज़ है, तो फिर हम स्टेंट बाईपास करते हैं या हम आगे ट्रीटमेंट देखेंगे। आपको पता है स्टेंट हम पास करते होते हैं, आर्टरी को खोलने के लिए स्टेंट पास करते हैं। तो अगर तो हमारी 2 वेसल्स या 1 या 2 वेसल्स इन्वॉल्व है ना कोरोनरी आर्टरीज़ की, तो हम स्टेंट डालेंगे। ठीक है। लेकिन अगर 3 वेसल्स इन्वॉल्व हैं, तो उस केस में हम कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे। ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है, ये हम बाद में भी देखेंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव स्ट्रेस टेस्ट आता है तो फिर हम इसकी तरफ जाएंगे। मैक्सिमम हार्ट जो उसका है ना, मतलब कि अगर पेशेंट जो है वो अपना हार्ट रेट जो है वो 85% ऑफ द मैक्सिमम इंक्रीज़ कर सकता है। ठीक है। फिर हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। मैक्सिमम हार्ट रेट जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 220 माइनस जो पेशेंट की एज होगी वो होगी साइंस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसको छोड़ें, अगर यहाँ पे आए कि साइंस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो हमने नोट करने हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, एमसीक्यूज़ में भी आता है कि अगर जो है आपकी एसटी डिप्रेशन है, प्लेनर मतलब बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे डाउन स्लोपिंग है मतलब नीचे की तरफ जा रही है, तो दैट शोज दिस इज इस्कीमिया। ठीक है। अगर अप स्लोपिंग है, अप स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन है, इसका मतलब कि ये नॉर्मल है। ठीक है। तो मतलब अगर तो एसटी एलिवेशन है, इट शोज़ के इन्फाक्शन है। ठीक है। ये जो अप स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन होती है, ये नॉर्मल होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है एथलीट्स के अंदर, और जो है होती है क्योंकि उनका हार्ट जो है वो हाइपरट्रोफिक हो गया होता है, डिजॉक्सिन जो ले रहे होते हैं उनके अंदर अप स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन आ जाती है। जो एवी नोडल ब्लॉक पेशेंट्स होते हैं उनमें एसटी डिप्रेशन आ जाती है, या एसटी डिप्रेशन अप स्लोपिंग आ जाती है, तो दैट इज़ नॉर्मल। ठीक है। अच्छा, इसका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया इसका क्या है कि अगर एसटी डिप्रेशन जो है वो 2 मिलीमीटर से ज़्यादा है। दूसरा क्या है, हाइपोटेंशन है, डिक्रीज ऑफ ग्रेटर देन 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है। तो तब हमने जो है ना, मतलब इसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे कि एसटी डिप्रेशन 2 मिलीमीटर से ज़्यादा है, हाइपोटेंशन जो है वो डिक्रीज ऑफ ग्रेटर देन 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी। ठीक है। तब हम इसको कंसिडर करेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा था कि एक्सरसाइज आपने करवानी है पेशेंट की, और फिर आपने उसकी ईसीजी लेनी है। तो एसटी डिप्रेशन अगर होगा तो इस्कीमिया, अगर आप स्लोपिंग है तो वो नॉर्मल भी होता है, किन लोगों में कौन नॉर्मल होता है मैंने आपको बता दिया है। क्राइटेरिया क्या है कि जब हमारा एसटी डिप्रेशन जो है वो 2 मिलीमीटर से ज़्यादा हो, या हाइपोटेंशन जो है वो डिक्रीज ऑफ ग्रेटर देन 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, तो इसका मतलब कि हमारा जो एक्सरसाइज ईसीजी है या ये हमारी पॉजिटिव है। ठीक है। उसके बाद जो है हमने किन लोगों के अंदर जो है वो ये वाली एक्सरसाइज ईसीजी नहीं करवानी होती। खुद सोचें किन में नहीं करवाएंगे। जिनमें कार्डिक इंस्टेबिलिटी सस्पेक्टेड है, जो वॉक और एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ठीक है। जो जिनके अंदर जो है वो लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, मतलब उनकी बेस लाइन एब्नॉर्मेलिटीज़ हैं। आपको पता है ना, हार्ट के अंदर जो है वो ऐसे नोड एवी नोड्स होते हैं, लेफ़्ट बंडल ब्रांच होती है, अगर वो ब्लॉक है तब नहीं करवाएंगे। लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, डिजॉक्सिन यूज़ कर रहे हैं, सॉरी ये हमने पहले देख लिया कि डाउन स्लोपिंग जो है वो हमारा एसटी सेगमेंट आ सकता है। अच्छा, इसको छोड़ें, मतलब ये 3 चीज़ें हैं जिसमें सस्पेक्टेड कार्डियक इंस्टेबिलिटी, अनेबल टू वॉक और एक्सरसाइज, और बेस लाइन एब्नॉर्मलिटी, 3 चीज़ों में हमने ये एक्सरसाइज ईसीजी नहीं करवानी होती। अच्छा, नहीं करवा सकते तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है। मतलब अगर पेशेंट्स जो हैं वो एक्सरसाइज ईसीजी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते वो मैंने आपको बता दिया। तो उनके अंदर फिर हम उसका ऑल्टरनेटिव क्या यूज़ करेंगे, उसमें वी हैव 2, ये आपने लिखे हुए हैं 2, कि फार्माकोलॉजिकल डायपैराटामोल थैलियम स्कैन और ड्यूबुटामिन इकोकार्डियोग्राफी, ये 2 चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द थैलियम स्कैन। ठीक है। इसमें हम करते क्या हैं कि देखें, एक थैलियम होता है,
IV रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है, वो हम पेशेंट के अंदर जो है ना रेस्ट के दौरान और स्ट्रेस के दौरान हम वो डाल देते हैं। और फिर हम जो है ना एक पिक्चर लेते हैं, जो डेड पोर्शन होगा, ठीक है, मतलब कि जो मरा हुआ पोर्शन होगा वहाँ पे वो थेलियम स्कैन नहीं जाएगा, जब थेलियम नहीं जाएगा ना तो वहाँ पे थेलियम की अपटेक कम होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे मसला है। तो ये इस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो उन्होंने इंटरप्रिटेशन बताई हुई है आपको कि अगर तो जो है रेस्ट पे नहीं है, स्ट्रेस के दौरान परफ्यूजन का मसला है, तो इसका मतलब रिवर्सिबल इस्कीमिया है। और अगर उसको रेस्ट के दौरान भी है ना और स्ट्रेस के दौरान दोनों में उसकी परफ्यूजन नहीं हो रही, तो इसका मतलब उसको इरिवर्सिबल इस्कीमिया इन्फाक्शन है, ठीक है। तो एक्सरसाइज इसी से भी आपको यही पता चल रहा था ना कि इन्फाक्शन है या इस्कीमिया है बाय लुकिंग एट द एसटी डिप्रेशन और एलिवेशन, ठीक है। तो मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैनिंग थैलियम स्कैन जो कि उन लोगों पे परफॉर्म करते हैं जो एक्सरसाइज ईसीजी परफॉर्म नहीं कर सकते, उनके अंदर जो है ना अगर तो रेस्ट के दौरान जो है वो नहीं परफ्यूजन डिफेक्ट, लेकिन स्ट्रेस के दौरान परफ्यूजन का मसला आ रहा है, इसका मतलब वो रिवर्सिबल इस्कीमिया है। लेकिन अगर दोनों में मसला आ रहा है, रेस्ट पे भी और स्ट्रेस पे भी, तो इसका मतलब वो इन्फाक्शन है, इरिवर्सिबल इस्कीमिया है। फिर जी हमारी होती है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी अगर आप मेडिकल वार्ड में गए हो ना अपने कार्डियो वार्ड में, तो वहाँ पे इको हो रही होती हैं सारी पेशेंट्स की, वो आपने देखी होगी अगर, तो उसमें जो है हम ये इकोकार्डियोग्राफी होती है, ये भी हम जो है मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैनिंग के ऑल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, थोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी करवाते हैं ताकि हमें मायोकार्डियल इस्कीमिया और इन्फाक्शन का पता चल सके। एक्सरसाइज होता है और फार्माकोलॉजिकल होता है। फार्माकोलॉजिकल में हम डोब्यूटामिन दे के फिर करवाते हैं। डोब्यूटामिन में पता है ना हार्ट का काम ज़्यादा हो जाएगा ना, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हार्ट कितना किस हद तक काम कर सकता है। इंटरप्रिटेशन वही है कि अगर स्ट्रेस के दौरान जो है वो डिक्रीज्ड वॉल मोशन हो, मतलब हार्ट की वॉल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही हों स्ट्रेस के दौरान, इसका मतलब रिवर्सिबल इस्कीमिया है। और अगर स्ट्रेस के दौरान प्लस रेस्ट के दौरान, स्ट्रेस का कैसे पता चलेगा, डोब्यूटामिन दे के या एक्सरसाइज करवा के, तो स्ट्रेस के दौरान भी और रेस्ट के दौरान भी हार्ट का मसल काम नहीं कर रहा, हार्ट आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहा है, इसका मतलब वो इरिवर्सिबल इस्कीमिया है, ठीक है। तो ये हमें पता चल जाता है। अच्छा, फिर कोरोनरी एंजियोग्राफी, ये आपको पता होगा, हम इसमें जो है वेसल जो होती है कोरोनरी आर्टरी, उसकी हम देख लेते हैं कि जी कौन सी कोरोनरी आर्टरी है जो कि ख़राब है, ठीक है। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग द कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, तो अगर आपको एमसीक्यू में पूछते हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग अ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, सो यू विल से कार्ड कोरोनरी एंजियोग्राफी। एंड इफ़ दे से कि व्हाट इज़ द बेस्ट इनिशियल टेस्ट, तो यू विल से रेस्टिंग ईसीजी, ठीक है। सो ये आपको बताएगा कोरोनरी एंजियोग्राफी कि आपने पेशेंट को बाईपास करना है, बाईपास सर्जरी करनी है, जो हम इंशाल्लाह सर्जरी में देखेंगे कि बाईपास सर्जरी किस तरह की जाती है, हमने वो करनी है या फिर परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन मतलब पीसीआई करना है, ठीक है। तो ये आपको ये बता देगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया कार्डिक बायोमार्कर्स करवा लेते हैं आप, कार्डिक कैथेटराइजेशन करवा लेते हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस को डिटेल से पढ़ने का मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस थोड़ा सा जो है वो हो जाए, स्ट्रेस ना हो, आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि हाउ वी, मतलब उसकी थोड़ी कंसेप्ट हो जाए, ठीक है। अदरवाइज जब भी आपको इन्वेस्टिगेशन पूछते हैं, सो यू विल राइट जस्ट नेम्स, ठीक है। देन तो इसमें जो बुक में हमने देखी है कि हमने रेस्टिंग ईसीजी की, हमने स्ट्रेस ईसीजी की, स्ट्रेस ईसीजी नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, थैलियम स्कैन करेंगे विच इज़ मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैनिंग, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी, कार्डिक कैथेटराइजेशन कर सकते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं, कार्डिक बायोमार्कर्स चेक कर लेते हैं, ठीक है। देन आता है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग, जिसमें वी हैव द एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें हमें इस्कीमिया का कैसे पता चलेगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होगा। फिर एक्सरसाइज इकोकार्डियोग्राफी, ये हम डोब्यूटामिन के थ्रू करते हैं। फिर ये जो है हमारी आती है इकोकार्डियोग्राफी, उसमें हमें बॉल मोशन एबनॉर्मलिटीज़ के थ्रू पता चल जाता है कि हार्ट की बॉल कितनी तेज़ी से काम कर रही है। अगर आहिस्ता आहिस्ता कर रही है, इसका मतलब हार्ट थक गया हुआ है, मरा हुआ है। और अगर हार्ट सही तरह काम कर रहा होगा, इसका मतलब जिंदा है, काम कर रहा है, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद एक्सरसाइज थेलियम आ जाता है जिसमें हमने देखा डायपेराडामोल यूज़ कर सकते हैं, उसमें हमें परफ्यूएंट इफ़ेक्ट्स मिल जाती हैं। मतलब थैलियम से परफ्यूएंट इफ़ेक्ट्स करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी से वॉल मोशन एब्नॉर्मलिटीज़ करते हैं, और इसके अलावा एक्सरसाइज जो होती है उसमें हम डोब्यूटामी यूज़ करते हैं, और एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट होता है जिसमें हम एसटी सेगमेंट को देखते हैं। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट हम इसकी मैनेजमेंट करते हैं स्टेबल एंजाइना की। तो स्टेबल एंजाइना में सबसे पहले तो आपको पता है कि हमने जो इसकी रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको ख़त्म करना होता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी होती है, स्मोकिंग छुड़वानी है, वेट रिडक्शन करना है, क्योंकि ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं ना। एक्सरसाइज करवानी है, डाइट कंट्रोल करना है जिसमें उनको कहना है फ़ैट और कोलेस्ट्रॉल आपने नहीं लेना, अपना हार्ट, आपने ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल रखना है, आपने अपनी लिपिड्स कंट्रोल रखना है, आपने कोलेस्ट्रॉल इंटेक कम करना है, आपने स्टेटिन्स यूज़ करने हैं। ठीक है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटी प्लेटलेट थेरेपी देंगे। उसमें भी आर द 2 ऑप्शंस, एस्पिरिन एंड क्लोपिडोग्रिल। देखिए, जो प्लेटलेट्स हैं ना, आपको पता है कि वो क्या करते हैं, जहाँ पे भी वेसल डैमेज होगी आगे कहेंगे चलो जी हम इसको पकड़े। तो जो है ना स्टेबल एंजाइना में ये होता है कि हमने प्रिवेंट करना होता है कि प्लेटलेट्स वहाँ पे ना आए और वो फर्दर वेसल ब्लॉक ना हो। तो हम क्या देंगे, एंटी प्लेटलेट थेरेपी, जिसमें हम क्या करेंगे, एस्पिरिन देंगे और क्लोपिडोग्रिल देंगे। ठीक है, दोनों जो है ये मोर्टेलिटी को कम करते हैं। जितने भी पेशेंट्स हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के, उनको हम एस्पिरिन देते हैं 75 मिलीग्राम्स की। क्लोपिडोग्रिल जो है वो इक्वली इफेक्टिव होती है, ये उन लोगों को देते हैं जो एस्पिरिन नहीं टॉलरेट कर सकते। फिर आ जाती है एंटी इंजाइनल थेरेपी। ठीक है, एक होगी एंटी प्लेटलेट थेरेपी, फिर होगी एंटी इंजाइनल थेरेपी। एंटी इंजाइनल थेरेपी मतलब कि जो इंजाइना की पेन है ना, जो वेसल जो है वो कंस्ट्रक्ट की हुई है या वेसल जो है वो ब्लॉक हुई हुई है, उसको हमने डायलेट करना है। तो डायलेट करने के लिए यू नाउ दैट क्या होता है, नाइट्रेट्स होते हैं जो कि आपकी वेसल को खोलेंगे, वेसोडाइलेट करेंगे। बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर्स होते हैं, और जो है ये हमारे चैनल एंटेगनिस्ट होते हैं, हम आगे देखेंगे रेनोलाजीन होती है इसमें। तो ये सारे जो हैं बीटा ब्लॉकर्स, स्टेटिन्स हैं हमारे, ये सारे हमारे जो है मोर्टेलिटी को कम करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो नाइट्रेट्स हैं ना उनका, नाइट्रेट्स में आपको पता है ज़ुबान के नीचे लग रखने वाली एक गोली होती है ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, वो हमारी आर्टीरियल और वेनस डायलेशन करेंगे, प्री लोड आफ्टर लोड कम करेंगे। ऑरली भी दे सकते हैं, सबलिंगुअली भी दे सकते हैं, विच इज़ मोस्टली गिवन द एक्यूट अटैक, ताकि जल्दी जल्दी काम करे। ट्रांसडर्मल भी हो सकती है, आईवी भी हो सकती है। ठीक है, अब ये होता है कि अगर ओरली हम देंगे तो इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है। ये मैं इसके लिए डिटेल बता रही हूँ, एमसीक्यूज़ में आ सकता है, सो यू कैन सॉल्व इजीली एमसीक्यूज़। सो इस वजह से बता रही हूँ, इसका इसका जो है ना बहुत ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, इस वजह से हम इसको सबलिंगुअली देते हैं। फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको पता है, क्योंकि ये वेसोडाइलेशन कर रहा है तो जब ब्रेन के ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगी तो उसकी वजह से हेडेक होगा। इसी तरह हम जब वो ब्लड वेसल डायलेट करेंगी बॉडी की तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगी, पेशेंट नीचे गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। नाइट्रेट्स के बाद आ जाते हैं बीटा ब्लॉकर्स। एंटी इंजाइनल में बीटा ब्लॉकर्स आपको पता है ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम करते हैं, जो हार्ट की डिमांड होती है ऑक्सीजन की उसको कम करते हैं। फिर ये हमारे दो तरह के होते हैं, कार्डियो सेलेक्टिव होते हैं, नॉन सेलेक्टिव होते हैं। कार्डियो सेलेक्टिव मतलब जिन्होंने हार्ट के ऊपर एक्ट करना है, जिसमें भी हैव द मीटोप्रोलोल। और नॉन सेलेक्टिव हैं कि जिन्होंने जो है ना हार्ट के ऊपर काम नहीं करना, इन्होंने ब्लड वेसल्स के ऊपर भी काम करना है, इन विच वी हैव द प्रोप्रानोलोल। ठीक है, तो नॉन सेलेक्टिव है और सेलेक्टिव है। उसके बाद इनके साइड इफ़ेक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि दे कॉज द ब्रोंकोस्पैज़म, क्योंकि ये हार्ट के अलावा लंग्स की वेसल्स के ऊपर भी एक्ट करते हैं, जो उसकी ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर एक्ट करते हैं, ब्रोंकोस्पैज़म करवाते हैं बीटा ब्लॉकर्स। इस वजह से अस्थमा के पेशेंट में बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते, नॉन सेलेक्टिव मतलब कि प्रोपेनॉल नहीं देते, मीटोप्रोलोल यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम पेशेंट्स को एकदम से बीटा ब्लॉकर्स कहें कि एब्रप्ट विड्रॉल हो जाए तो उसकी वजह से रीबाउंड इफेक्ट आता है और दैट कैन कॉज द एरिथमियाज एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, विड्रॉल सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं। इस वजह से पेशेंट्स की जो डोज होती है बीटा ब्लॉकर्स की वो एकदम से ख़त्म नहीं करते, उसको टेपर ऑफ करके ख़त्म करते हैं। ये बात होगी बीटा ब्लॉकर्स की। फिर एंटी चैनल में एक हमने पढ़ लिया नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर्स, देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी वेसोडाइलेशन करवाएंगे, आफ्टर लोड की रिडक्शन करवाएंगे। इसमें हमारे पास दो तरह के आ जाते हैं, डाईहाइड्रोपायरिडीन और नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन। डाईहाइड्रोपायरिडीन में भी हैव द नाइफ्टिपीन। ठीक है, नाइफ्टिपीन जो होती है
ये हम जो है बीटा ब्लॉकर्स के साथ देते हैं। और क्योंकि ये ब्लड वेसल्स की क्या करेंगी, डायलेशन करेंगी, तो उसकी वजह से जो है हार्ट जो है वो कहेगा कि बॉडी की ब्लड वेसल्स तो डायलेट हुई हुई हैं, मुझे लग रहा है कि हार्ट बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा, तो हार्ट क्या करेगा, अपनी बीट्स ज़्यादा करना शुरू हो जाएगा, तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो जाएगा। ठीक है, तो इनको हम जो है वो बीटा ब्लॉकर्स के साथ देते हैं इस वजह से, ताकि वो जो टैकीकार्डिया हो रहा है हार्ट को फिर ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना, तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, हार्ट की एक्टिविटी को, सिंपैथेटिक को कम करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं डायहाइड्रोपायरिडीन, उनको हम बीटा ब्लॉकर्स के साथ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द नॉन डायहाइड्रोपिराडिमीन जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, इसमें भी हैव द विरापामिल एंड डिलिटियाज़िन। ठीक है, अब ये जो है ना, ये हमारे नॉन डायड्रोपिरिडीन, ठीक है, ये ना हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर जो है वो इनको हम बीटा ब्लॉकर्स के साथ नहीं देते, क्योंकि दे कॉज द ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, ये हम उन लोगों में देते हैं जो बीटा ब्लॉकर्स नहीं यूज़ कर सकते ना, तो उनमें हम क्या देंगे, डायड्रोपिरिडीन में नहीं देंगे, नॉन डायड्रोपिरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, मायोकार्डियल डिप्रेशन, हार्ट फेलियर, कॉन्स्टिपेशन, पेरिफेरल एडिमा, फ्लशिंग, हेडेक, डिजीनेस। ठीक है, ये वही हैं कि जी ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेट हुई हुई हैं। देन एज अ पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर्स, ठीक है, ये जो है हम नाइट्रेट्स की तरह ही वीनस और आर्टीरियल डायलिटेशन करवाएंगे। और तो इसकी जो एक ड्रग है दैट इज़ निकोरडानिल। ठीक है, ये इसकी जो डोज होती है ओरली 10 to 30 mg ट्वाइस डेली होती है। अच्छा, फिर आता है कि हमारे ये जो आइवाब्रेडीन है चैनल ये वाले इसकी एक ड्रग है रिनोलाजीन है। ये हमारी जो है वो ऐसे नोड की जो करंट होती है ना उसको उसके ऊपर एक्ट करता है, ताकि ऐसे नोड जो है वो कम काम करे। कम काम करेगा तो हार्ट का रेट कम होगा, हार्ट का रेट कम होगा तो हार्ट जो है वो कम काम करेगा। मतलब इन सब चीज़ों का देने का मकसद ये था एंटीजेनल थेरेपी का, जिसमें वी यूज़ द ड्रग्स, नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर्स और इसके अलावा आईव चैनल एंटेगनिस्ट। ये सब देने का मकसद ये था कि हार्ट का प्री लोड आफ्टर लोड कम हो, हार्ट का अपना काम कम हो, हार्ट की रेट कम हो। ठीक है, ताकि हार्ट को कम से कम काम करना पड़े और उसकी जो एंजाइना की पेन है वो रिलीव हो जाए। अब नेक्स्ट पार्ट्स में आपको इसकी जो है सर्जिकल बता देती हूँ। मेडिकल हमने थेरेपी पढ़ ली है, नेक्स्ट हम सर्जिकल करते हैं, नेक्स्ट करते हैं।